सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हीमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, इनमें से आपको बताना है कि हीमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग है, इसका परिणाम क्या है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हीमोफिलिया जो कि एक आनुवंशिक रोग है, इसका परिणाम क्या होता है तो रक्त का नहीं जमना। आपको बता दें कि कुछ बीमारियों में रोगी की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्त का स्त्रावण होता रहता है, जिसे हीमोफिलिया नामक आनुवंशिक बीमारी भी हो सकती है, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्यूपंक्चर खाली स्थान है में अधिक प्रचलित है, इनमें से बताना है एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए 3 बार आया हुआ है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्यूपंक्चर जो कि चीन में अधिक प्रचलित है। यह एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है दोस्तों। इस पद्धति के द्वारा दर्द को दूर करने तथा अनेक प्रकार की रोगी दशाओं जैसे मलेरिया और गठिया आदि रोगों का उपचार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है। आपको बताना है जो कैंसर बीमारी हो जाता है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी ल्यूकेमिया। कैंसर अस्थि मज्जा की ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। सामान्यतः तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 संबंधे 1 होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, इनमें से बताना है कि जो अधिश्वेत रक्तता जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं वह एक प्रकार का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्क रोग, जिसे हम क्या कहते हैं कैंसर। अधिश्वेत रक्तता रक्त या अस्थि मज्जा का कर्क रोग है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। इसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है तथा रोगी को विभिन्न संक्रमण रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी छूत की बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या होता है तो हिस्टीरिया रोग छूत की बीमारी नहीं है दोस्तों, यह एक मानसिक रोग है। इसमें इच्छा अथवा आशा के विघात होने पर आवेशपूर्ण नाटकीय व्यवहार, रोगी के हाथ पैर में अकड़न, शरीर में कपकपी होती है। जबकि चेचक की बात करें दोस्तों तो चेचक तथा इन्फ्लुएंजा वायरस से तथा टाइफाइड की बात करें दोस्तों तो यह छूत से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों एक ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हम लोगों ने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बनाया हुआ है, जिसे आप ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए क्योंकि यह सुपर गेस क्वेश्चन है स्पेशली ग्रुप डी के लिए। ये ई बुक दोस्तों 500 प्रश्नों का है, जो कि 500 प्लस प्रश्नों का है, जो कि संपूर्ण हल के साथ है। उसके साथ ट्रिक भी आपको बताया गया है कि किससे कैसे हल किया जाता है। तो आपके जो आने वाला ये ग्रुप डी एग्ज़ाम है इसके लिए सुपर गेस क्वेश्चन है, स्पेशली इसी के लिए बनाया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा जीके टॉपिक वाइज है जो कि 70 प्लस टॉपिक है दोस्तों। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि इस ई बुक में आपको नहीं मिले, ऑल इन वन ई बुक है ये। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिएगा और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको आसानी से इसे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। आपको बताना है कि जो रोग कौन सा वह रोग है जिसमें रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी टिटनस जो होता है ये क्लास्ट्रीडियम यानी टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। धनुष्टाकार का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि जो धनुष्टंकार का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी टिटनेस, जिसे धनुष्टंकार कहते हैं, जो एक प्रकार की बीमारी है। इसका एक नाम सतत पेशी संकुचन भी होता है। इसका एक नाम और है धनुष्टंकार।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो घेंगा होता है, गोइटर, वो मच्छरों से नहीं होता है। जो आपको बता दें कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह मच्छरों से फैलने वाला रोग नहीं है। इसके अलावा जो है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया मच्छरों से फैलने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग पानी से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोग की उद्भवन अवधि 5 से लेकर 20 दिन तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको बताना है कि जो टाइफाइड रोग हो जाता है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आहार नाल। आपको बता दें टाइफाइड जो कि छोटी आंत को प्रभावित करती है। छोटी आंत आहार नाल का ही भाग होता है, अतः कहा जा सकता है कि टाइफाइड से आहार नाल प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? आपको बताना है कि मुख्य रूप से कौन सा टाइफाइड से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंत। अभी मैंने आपको बताया है कि जो टाइफाइड होता है वो छोटी आंत यानी आहार नाल का भाग होता है, जिससे वह आंत को प्रभावित, मुख्य रूप से आंत को ही प्रभावित करता है, जिसे हम मियादी बुखार भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? इसमें आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा दोस्तों, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। अब इसमें आप देखिए मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, अब देखेंगे कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट घुमाओ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफाइड, जो कि मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। अगर हम पीत ज्वर की बात करें, एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो ईडीस इजिप्टी जाति के मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू की बात करें तो एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो ईडीस इजिप्टियाई जाति के मच्छरों से फैलता है। और टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है जो संक्रमित खाद्य पदार्थों व पानी के माध्यम से फैलता है। फील पाँव की बात करें दोस्तों तो यह मच्छर से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मलेरिया, जो कि बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया नामक रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। यह मच्छर, जो मादा मच्छर होता है, एनोफिलीज के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। आपको बताना है कि जो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण इनमें से कौन उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मलेरिया। मलेरिया, जो कि मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है और मादा एनोफिलीज मच्छर रोग का वाहक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी दवा है जो मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोक्वीन एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोगी यौगिक है। मलेरिया, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। मलेरिया की प्रमुख दवा भी कुनैन है दोस्तों, सिनकोना है, पेड़ की छाल से बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। इनमें से आपको बताना है कि किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरन, लोहा। एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। यह रोग शरीर में लौह तत्व की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
SARS यानी शॉर्ट्स का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है इनमें से जो शॉर्ट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। शॉर्ट्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एपिडर्मिस रोग संबंधित है, इनमें से बताना है कि एपिडर्मिस जो रोग है इनमें से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी त्वचा, जो स्किन होता है। एपिडर्मी रोग त्वचा से होता है, त्वचा में होता है। इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है, त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मधुमेह रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अग्न्याशय। अग्न्याशय मधुमेह रोग अग्न्याशय के खराब होने के कारण ही होता है। इस रोग में अग्न्याशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी टिटनेस। टिटनेस जिसे हम लॉकजा भी कहते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग की बात करें तो इस रोग में रोगी को तेज बुखार होता है तथा शरीर ऐंठने लगता है। इस रोग को धनुष्टाकार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी टाइफाइड। टाइफाइड जो कि डीपीटी का टीका अथवा ट्रिपल एंटीजन डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस में लगाया जाता है। टाइफाइड डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षी नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आँखों की। एस्टिगमेटिज्म जिसे अबिंदुकता भी कहते हैं, आँखों की बीमारी है। यह रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एथलीट फुट रोग किससे होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे हम आम भाषा में हाथी पाँव कहते हैं तो उसे एथलीट फुट कहते हैं। यह रोग किससे होता है? इनमें से आपको बताना है कि जो ये एथलीट फुट रोग होता है वो किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फंगस से हो जाता है। एथलीट फुट नामक रोग ट्राइकोफाइटन कवक जिसे फंगस भी कहते हैं से होता है। इससे पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। इनमें से बताना है कि डिप्थीरिया रोग से कौन ग्रस्त हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गला। डिप्थीरिया रोग जिसे हम कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्लूकोमा व टेक्रोमा बीमारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोमा, कहीं कहीं पूछे ग्लूकोमा कौन सी बीमारी है, इसमें टेक्रोमा दोनों पूछ दिया है, बीमारी कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आँखों की बीमारी है। यह रोहा आँखों की बीमारी है। इसे रोहा भी कहते हैं दोस्तों। इनमें आँखों का कॉर्निया बढ़ जाता है, आँखें लाल हो जाती है तथा व्यक्ति निद्रा की अवस्था में लगता है। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास से देना है कि पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्पार्क प्लग द्वारा।
पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो स्पार्क के द्वारा चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत जनित्र द्वारा। जो विद्युत जनित होता है जिसे हम जनरेटर कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है। आपको बताना है जो शुष्क सेल होता है और जो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक ऊर्जा। जो शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, यानी जब कार्य करने में मानव शरीर द्वारा कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी रासायनिक ऊर्जा। मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है। आपको बताना है जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेग दोगुना हो जाता है। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो संवेग भी दोगुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमने ग्रुप डी आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए एक ई बुक तैयार करवाया है जो कि गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक है जो कि सुपर गेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली ग्रुप डी के लिए। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसे ज़रूर ले लीजिए क्योंकि 500 प्लस प्रश्न है जो कि संपूर्ण हल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इस ई बुक में आपको न मिले। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए क्योंकि टॉपिक वाइज से भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस ई बुक को लेकर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आसानी से आप इसे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेश क्या होगा। इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। इनमें से आपको बताना है कि जो रबड़ का गद्दा होता है अगर उसमें बैठते हैं या लेट जाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक गोल आंतरिक कोना क्या कहलाता है। आपको बताना है कि एक गोल आंतरिक कोना इनमें से क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फिलेट कहलाता है। जो एक गोल आंतरिक कोना होता है उसे फिलेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे लगाए जाते हैं, क्यों। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रेल के पटरियों जो नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे जो लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो आप सभी जानते होंगे कि रेल के पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे जिसे स्लीपर भी कहते हैं लगाया जाता है, जिससे गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। आपको बताना है कि जो रेल पथ है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशली रेल से संबंधित है, रेलवे से। तो आपको बताना है रेल पथ में फिश प्लेट का क्या काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों पटरियों को जोड़े रखना। रेल पथ में जो फिश प्लेट का कार्य दोनों पटरियों को जोड़े रखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है।
चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्या प्रयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी क्लच। जो इंजन से पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स को इंजन से मुक्त कर देता है, जिससे शक्ति को कार्य में संपरिवर्तित नहीं कर पाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रॉकेट और एक जेट इंजन भिन्न हैं क्योंकि, इनमें से बताना है कि एक रॉकेट और एक जेट इंजन इनमें से क्यों भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, सी और डी। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न क्यों हो, क्योंकि रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। और हो जाएगा रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं। ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गति में। नॉट का उपयोग जलयानों की गति के मापन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि पिंड का भार इनमें से कहाँ पर शून्य नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी किसी घर्षणहीन सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होता है, क्योंकि पिंड के भार पर उसके घर्षण का फर्क नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा। जब चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इसका भार परिवर्तित हो जाएगा, किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हम चंद्रमा की सतह से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाने पर उसका भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना हो जाएगा, जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर निरपेक्ष होता है और पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नेफोस्कोप। एनीमोमीटर्स, अगर हम बात करें एनीमोमीटर की दोस्तों, तो इससे हवा की शक्ति तथा गति, और रेन गेज की बात करें दोस्तों तो वर्षा की मात्रा, और नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति, और हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। चार ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। आपको बताना है कि अल्टीमीटर होता है उससे इनमें से क्या मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी भूतल से ऊंचाई। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, और धारा की सामर्थ्य को वोल्ट में एवं सुनाई देने में अंतर को डेसिबल से मापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। आपको बताना है लिफ्ट में मैक्सिमम लोग बैठे होंगे, तो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी त्वरण के साथ नीचे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में स्थित किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है। चार ऑप्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि मनुष्य लिफ्ट में अपना भार कब महसूस करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। यानी जब मनुष्य लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को
किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्षयान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व यानी पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यान को यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में कई चरणों वाले रॉकेटों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का वजन, बॉडी का वेट, आपको इनमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शरीर का वजन जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। और इसका कार्य एक है कि वायुमंडलीय गैसों का वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है, जिससे गैसें पलायन कर जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली क्या होगा? इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बंदर के सिर में छेद कर देगी। आपको बता दें जब गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, क्योंकि गोली छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? इनमें से आपको बताना है कि ट्रक तथा कार समान गतिज ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। क्योंकि ट्रक और कार दोनों एक समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं तथा उन्हें रोकने के लिए एक समान बल प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भौतिक तुला कार्य करता है। बताना है कि इनमें से भौतिक तुला किस पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी समानांतर बल के नियम पर। भौतिक तुला समानांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोबर गैस जो संयंत्र था उसका आविष्कार किसने किया था। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीबी देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली जो मुख्य गैस होती है उसे मीथेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? आपको बताना है इनमें से किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े अंडे की गंध आती है और यह एक रंगहीन तथा अधिक विषैली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड किरणें हैं, इनमें से आपको बताना है जो कैथोड किरणें क्या हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैथोड किरणें जो कि इलेक्ट्रॉनों की धारा हैं। कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन बीम भी कहा जाता है तथा यह इलेक्ट्रॉनों की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैक्सिमम बार एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में ये पूछता है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। इसकी राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मीथेन। मीथेन जो होता है वो गोबर गैस में मुख्य रूप से
पाई जाती है। यह एक घरेलू ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होती है। गोबर गैस के अवशिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ओजोन। ओजोन जो कि ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। अतः यह गैस सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रुप डी जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए हमने गणित का 500 प्लस प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया है जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए सुपर गेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि गणित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि गणित एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो एग्ज़ाम में आपको मेरिट से ऊपर या नीचे कर सकता है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। 500 प्लस प्रश्नों का स्पेशली ग्रुप डी के लिए बनाया गया है जिसमें आपको संपूर्ण हल जो कि ट्रिक के माध्यम से भी बताया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और ई बुक है जो कि 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक है जीके का। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा दोस्तों जो इस ई बुक में आपको न मिले। विथ डिटेल के साथ आपको सारे के सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे ऑल इन वन ई बुक में। तो आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाफिंग गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि लाफिंग गैस कौन सी है इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी N2O। लाफिंग गैस जिसे N2O भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है। अतः इस गैस को हास्य गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि जो वायु है वो इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रण। वायु जो कि विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अक्रिय गैसें आदि होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह किन कारणों से दी जाती है? ठंडी में जैसे बंद कमरा रहता है तो वहाँ पे बताया जाता है कि कमरों में स्टोव और अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से विषायन। यानी जलते स्टोव या अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। बंद कमरे में यह काफ़ी हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन प्राकृतिक गैस के बारे में गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यह CO तथा H2 का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जिसमें 80% CH4 रहता है। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है। 4 ऑप्शन है, आपको बस बताना है कि जो प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर जो प्रोड्यूसर गैस होता है वो ईंधन तथा कांच व इस्पात और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। यह गैस भाप को उद्दीप्त कोक प्रवाहित कराने पर प्राप्त होती है। प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का भी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है। बताना है कि जो प्रतिदीप्ति प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्गन।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि हाइड्रोजन गैस सामान्यतः कैसे तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। जब तनु H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ता की क्रिया से H2 गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक क्या हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आपकी बात बता दें कि LPG या द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुख संघटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। LPG के रिसाव की पहचान हेतु उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ मिथाइल मर्केप्टोन मिला दिया जाता है। इसमें ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रसोई गैस मिश्रण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि रसोई गैस किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको, सी हो जाएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। जो रसोई गैस जिसे हम LPG कहते हैं, मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 25%। गैस का जो आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब 25% बढ़ाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। 4 ऑप्शन है आपको पास, बताना है कि तापमान होता है उसको कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी जो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। चार्ल्स के नियम के अनुसार परम शून्य पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु सभी वास्तविक गैसें इस ताप तक पहुंचने के पहले ही द्रव या ठोस पदार्थ में परिणत हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बॉयल नियम स्थिति में लागू होता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बॉयल नियम में लागू होता है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नियत तापमान। जो बॉयल नियम के अनुसार देखेंगे तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की सामान्य संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आवोगाद्रो नियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। इनमें से आपको बताना है कि जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गहन ऑक्सीकरण द्वारा। जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग में जो दो गैसों ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, जो कि धातु को काटने में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लेड। बड़े शहरों में वाहन जनित प्रदूषण पर्याप्त होता है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राएथिल लेड पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा इनमें से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है। जो सर्विस होता है स्टेशनों पर, उनमें मोटर कारों के जो प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच व अनुमान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीसा व कार्बन कण का। जो सर्विस स्टेशनों पर प्रदूषण जांच में सीसा एवं कार्बन कणों की जांच की जाती है,
क्योंकि इसकी प्रमुख मोटरयान प्रदूषकों में गणना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। आपको बताना है कि आदर्श गैस की ऊर्जा इनमें से किस पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तापमान पर। किसी गैस की गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिकॉन। ये वे सभी गैसें आदर्श गैसें कहलाती हैं जो आदर्श गैस समीकरण जो होता है PV = nRT का अनुसरण करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक आवोगाद्रो संख्या का मान होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 6.022 × 10⁻23। मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। आधुनिक तकनीकी से ज्ञात किया जा चुका है कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। इन संख्या को ही आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से मार्स गैस किसे कहते हैं। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मीथेन को। मीथेन जो कि प्रकृति में दलदली स्थानों में पाए जाने के कारण मार्स गैस कहलाती है। यह कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। कोयले की खानों में भी यह पाई जाती है जिससे प्रायः आग लग जाती है। इसी कारण से इसे फायर डंप भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ज़ोर शोर से करा रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।